हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वहाँ पर बताया था अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है, ईथर और वहाँ पर फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है। अल्कोहल के अगर प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो वैसे तो 3 हेडिंग वहाँ पर थी। एक आपको बताया गया फ्रॉम वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में भी एल्कीन की बात आई थी, और एल्कीन के ऊपर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करके एक हेडिंग था। एक वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन के ऊपर ऐड करते थे H+ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वो दूसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन का आपको बताया था। डाइबोरेन से रिएक्शंस कराते थे, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से उसका ऑक्सीडेशन करते थे बेसिक मीडियम में। फिर जो दूसरा यहाँ पर हेडिंग था मेन, वो था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स में भी 2 आपको मिला था। पहला आपको मिला था वो था रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और दूसरा को बताया था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड्स। फिर तीसरा जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था वो था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शंस करके वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रिस्पेक्टिवली वहाँ पर अल्कोहल्स बनाता है। फिर फिनॉल की बात आई थी तो उसमें मैंने आपको कई मेथड्स बताए थे। पहला बताया गया फ्रॉम हेलोएरेंस, जैसे क्लोरोबेंजीन से रिएक्शंस बताया था। दूसरा आपको बताया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको बताया था। फिर डाइजोनियम साल्ट से बताया था। सबसे लास्ट में आपको क्यूमीन बताया था। ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर पे मैंने की थी। आज हम लोग यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में पढ़ने का तरीका यही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको यहाँ नोट्स करते हैं, पूरा वहाँ पर समझते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या लिखता है उसके बारे में वो सारी चीज़ों को रीड करते हैं। ये होगा हम लोग के पढ़ने का तरीका। तो चलिए आते हैं यहाँ पर इसकी, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं एल्कोहल और फिनॉल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर बताया कि उसको यहाँ लिखता हूँ, फिर उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर रीड करेंगे इसको। एल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल की। सबसे पहले आपको यहाँ पर कह रहा है कि अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों के पास अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए इनके पास क्या ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, जो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर OH ग्रुप ही जो कुछ इनको दे रहा है, OH ग्रुप ही दे रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं, जब हम लोग हेलोएल्केन हेलोरेंस पढ़ रहे थे उसमें कार्बन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता था, उसी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हमें देखने को मिलती थी। वैसे यहाँ पर भी अगर बात करते हैं, जो भी हमें मेन चीज़ें देखने को मिलेगी इनकी प्रॉपर्टीज पे, वो कहीं ना कहीं OH का बहुत बड़ा रोल वहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हुए पुरानी बातों को दोहराते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं यहाँ पर। और बॉइलिंग पॉइंट्स में वही पुरानी कहानी आपको फिर से कहता है कि अगर वहाँ पर डिफरेंट मॉलिकुलर वेट के अल्कोहल्स दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएगा, नंबर 1 कॉन्सेप्ट अल्कोहल है, फिनॉल है। अब बताओ कि मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन बचेगा, यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब मॉलिकुलर मासेज जैसे अल्कोहल का बढ़ेगा तो आपको पता है उनका एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ वंडर वाल फोर्सेस भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में एसोसिएशंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर बता रहा है। लेकिन अगर कोई आइसोमेरिक अल्कोहल आपको दे दिया जाए, ठीक है, आइसोमेरिक अल्कोहल आपको दे दिया जाए तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, मैंने आपको बताया था ब्रांचिंग के क्या हो जाएगा भाई, इनवर्सली। और याद रहिए ये कॉन्सेप्ट हम कब लगाएंगे, बताओ कब लगाते हैं, जब वो आइसोमेरिक फॉर्म, कैसा फॉर्म होगा, आइसोमेरिक फॉर्म होगा, तब ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। और अगर अलग अलग मॉलिकुलर वेट है सबके, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट्स। आइसोमेरिक का मतलब मॉलिकुलर वेट सेम है, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तब ब्रांचिंग का लगाते हैं। ठीक है, ये तो पुरानी कहानी है। और ब्रांचिंग में आपको पता है जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाएगी, मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। और सरफेस एरिया कम होगा तो वंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्शन जो भी है उनका, वो भी कम होता चला जाता था, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स भी घटती चली जाती थी। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट आपको यहाँ पर और आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो अब इस फैमिली का किसी दूसरी फैमिली से कंपैरिजन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो एक ट्रेंड आपको यहाँ पर बता रहा है, अगर हम अल्कोहल उठा लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मीथर ले लेते हैं और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, तो एक जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, और हम याद रखना अगर हम अल्कोहल, ईथर और फिनॉल आपस, अल्कोहल है, ईथर और हाइड्रोकार्बन इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का आता है। और याद रखना ये जब भी हम एक फैमिली का
किसी दूसरी फैमिली से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमेशा हम इस बात को जरूर लिखते हैं, ठीक है, वहां पर होना चाहिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि उनके मॉलिक्यूलर वेट लगभग आसपास हो, या तो एग्जैक्ट बराबर हो या फिर आसपास हो, 1-2 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा अंतर हो तो हो, ठीक है, तब हम उनकी कंपैरिजन करते थे। अल्कोहल ज्यादा, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन का आता है। जैसे कि एग्जांपल आपके बुक में बताता है, हम उनको देखते हैं। कह रहे कि मान लेते हैं हमारे पास वहां पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर लगाना था, ठीक है, हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है, CH3CH2OH है, इथेनॉल कहते हैं ना इसको। फिर उसके बाद 2 कार्बन का एक ईथर है, CH3OCH3 है। फिर 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, आप बताओगे यहाँ पर CH3CH2CH3 है, ऐसे। अब यहाँ पर ये लोग हैं और इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो देखा गया है कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा और प्रोपेन का सबसे कम पाया गया, और इनके बीच में किसका पाया गया, यहाँ पर ईथर का पाया गया, ठीक है। सवाल आता है जब मॉलिक्यूलर वेट लगभग सबके आसपास ही हैं, ये तो एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है, इनके मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे 46 उसका 44 आता है, ये मॉलिक्यूलर वेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 44 आ जाता है इनका, सॉरी यहाँ पर 46 आता है, और ये आइसोमेरिक फॉर्म 46, इनका 44 हो जाता है। अगर हम निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। जब मॉलिक्यूलर वेट लगभग आसपास है तो एल्कोहल का थोड़ा बहुत नहीं जाता, काफी ज्यादा इनसे ज्यादा हो जाता है इन सबसे। तो सवाल है ऐसा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, जो लाइन बहुत आपको ध्यान देना है यहाँ पर। आप बताओगे ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कह रहे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर क्वालिटी पाई जाती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल किसी दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ वहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ता है, और जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना तो वहां पर एसोसिएशंस होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, और जब वो करीब आ जाएंगे, जब उनको बॉईल करना चाहेंगे तो हमें वहां पर और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर दूर दूर रहते हैं तो कम टेम्परेचर में बात बन जाती है, जब ज्यादा करीब आने लगते हैं तो वहां पर ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ता है बॉईल करने के लिए। इसलिए बताया क्या, अल्कोहल का काफी ज्यादा, फिर ईथर का, फिर ईथर और डेल लगभग आसपास के ही होते हैं, लेकिन ये जनरल ट्रेंड की बात करता है। तो यहाँ पर बात होगी बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो आपने देखा कि इनका खुद के फैमिली का अगर आपस में करें तो हमें ये 2 कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, किसी दूसरे फैमिली से कंपेरिजन करें तो हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया। और अगला अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, तो आपको यहां पर एक बात साफ साफ लिखता है, ठीक है, अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों की बात की जा रही है, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या हो जाएंगे भाई, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल तक क्यों पानी में घुल जाता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलना पसंद नहीं करते, पिछले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में कोई नहीं घुल रहा था, ठीक है, और एल्किल हैलाइड में भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल ऐसा टर्म लिखता था, मतलब बहुत ना के बराबर सॉल्युबल होता था, लेकिन ये अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। और बताइए क्यों सॉल्युबल हो जाते हैं, तो याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में घुलता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो अच्छा खासा सॉल्युबल होने लगता है। तो वही लाइन आपको यहाँ पर कहता है कि सॉल्युबल इन वाटर, और उसका रीजन हो जाएगा, आप बताओगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड्स, और वो किसके साथ, विथ वाटर, क्योंकि अपना खुद के साथ तो बनाए ही हैं वो, लेकिन वाटर के साथ ये बना देते हैं, और वाटर खुश हो जाता है अगर कोई उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसको मस्त में वहां पर डिसॉल्व कर देता है। लेकिन यहीं पर एक बात और आपको याद रखना है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर बात आए तो छोटे अल्कोहल तो मस्त में घुल जाते हैं, डालते ही वहां पर तुरंत तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर हायर अल्कोहल की बात करते हैं तो वहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घटने लगती है। तो बताओगे यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम का चेन का वो अल्कोहल होगा उतने कम सॉल्युबिलिटीज होगी, इसलिए बताया नंबर कार्बन एटम बढ़ता चला जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती चले जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर होती है, तो याद रखना। क्या बताओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
अगर बढ़ते चले जाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे बढ़ते चले जाएंगे सॉल्बिलिटी घटती चली जाती है। तो जितना छोटा अल्कोहल उतना ज़्यादा सॉल्बिल, जितना छोटा मतलब उतना कम कार्बन उतना ज़्यादा सॉल्बिल, और कार्बन का नंबर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घटती जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतनी बातें आपको वहाँ पर बताता है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसा लिख करके बताया सारी चीज़ें। अब आते हैं उसको हम लोग वहाँ पर बुक में पढ़ते हैं एनसीईआरटी के कि वो क्या क्या बताता है इसको। चलो वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ पर, मिटाते हैं इसको। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको कहता है अल्कोहल एंड फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, एक एल्काइल ग्रुप एक एराइल। अल्कोहल है तो एल्काइल और फिनॉल है तो एराइल ग्रुप्स। एंड आर, ये पहला वाला हिस्सा, और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक तो आर वाला हिस्सा, दूसरा OH वाला हिस्सा। कह रहे द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो मेनली, क्योंकि अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, जैसे मैंने कहा ROH है, ऐसे बेंजी फिनॉल है तो ये है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी, इनमें तो आर और एल ग्रुप आया था, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है वो इनमें, इनका रोल बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। द नेचर ऑफ एल्काइल एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाइड दीज प्रॉपर्टीज, वहां पर बस उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा यहाँ पर? ये जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बॉइलिंग पॉइंट्स को बताया, तो बॉइलिंग पॉइंट्स वहां पर उसका बताया सॉल्युबिलिटी के लिए, तो OH की वजह से वो सॉल्युबल हो जाता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी घटता था। मतलब ये बस थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकता है, लेकिन मेन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ये होगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर पहले बॉइलिंग पॉइंट्स को आपको समझा रहे हैं कि भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे बताओ। तो बॉइलिंग पॉइंट्स पे देखते हैं क्या बोलता है। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बॉइलिंग पर जैसे जैसे कार्बन एटम, मतलब मॉलिकुलर वेट, कार्बन एटम बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजेज इन वंडर वॉल फोर्सेज, जैसे जैसे हायर मॉलिकुलर वेट का अल्कोहल होगा या फिर कोई कंपाउंड्स होगा वहां पर वंडर वॉल फोर्सेज भी बढ़ता जाएगा। फिर कह रहे हैं इन अल्कोहल्स, कैसे अल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन केस इन कार्बन चेन। कह रहे कि और याद रखना कि अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा कब? घटना शुरू कर जाएगा अगर वहां पर ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? सारी बातों का जवाब आपको हाइड्रोकार्बन में ही मिल गया था। कह रहे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडर वॉल फोर्सेज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया घटता जाए, क्योंकि पहले फैला हुआ था, अब एक स्फीयर में आने लगता है। स्फीयर का मतलब क्या हो जाता है? सरफेस एरिया कम होने लगता है। तो जिसकी वजह सरफेस एरिया कम होगा तो आप बताओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाता है। फिर आपको बताया गया द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सोन बिलो। अगर हम यहाँ पर देखें अल्कोहल और फिनॉल का, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है, ये तीसरा अल्कोहल है और ये चौथा अल्कोहल है। ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल आपको बताया गया। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको पता है कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, फ्लोरीन से जुड़ा है, तो उसके पास एक क्वालिटी आ जाती है कि अब कोई और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन दिखे उसके साथ स्पेशल बॉन्ड बनाता है। वही बॉन्ड आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है और जुड़ करके इसके अंदर वो क्वालिटी आ गई कि अब इस वाले अगले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक स्पेशल अट्रैक्शन बना रहे, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसे यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के साथ किसी और अल्कोहल का मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीजन का किसी और का, ऐसे ऐसे हम फिनॉल का भी देख रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन किसी दूसरे वाले के ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना के दिखा रहा है ऐसे। चलो तो ये हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कह रहे हैं कि आपको ये समझना भी जरूरी है कि आप यहाँ पर काफी अच्छा, दैट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि नाम बता रहा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो जाए, ईथर को उठा लो कंपटीशन में, हेलोएल्केन, हेलोइरेंस को उठा लो कंपटीशन में, ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। हमेशा याद रखना जब हम किसी और फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन करा रहे हैं, तो आप रखना कि कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कह रहे हैं, हमारे पास मान लेते हैं इथेनॉल है, प्रोपेन है, तो बताया कि हैव अ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, इनका 46, इनका 44, मतलब आसपास का ही है मॉलिकुलर मासेस, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली। दोनों के मॉलिकुलर वेट लगभग आसपास है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, दिख रहा है, डिफर वाइडली, काफी ज्यादा। फिर कह रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेथॉक्सीमेथेन
मेथॉक्सी मेथेन ये ईथर है, इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। कह रहे इथेनॉल और प्रोपेन के बीच में कौन फिट बैठ रहा है यहाँ पर, मेथॉक्सी मेथेन ईथर का। तो इसका मतलब आपने बताया कि सबसे ज्यादा अल्कोहल फिर ईथर तब एल्केन आता है। सारी बातें मैंने आपको बताई। अब आते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आपको बना के दिखा रहा है। ये हमारे पास जो सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर मॉलिकुलर मास फिर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल है, मॉलिकुलर वेट 46, बॉइलिंग पॉइंट 351 है। जबकि अगर हम बात करते हैं मेथॉक्सी मेथेन का, ईथर है, मॉलिकुलर वेट इसका भी 56 होता है, अल्कोहल के बराबर आइसोमेरिक फॉर्म होता है। अब बताओगे 248 कहाँ, ये 351 है, कहाँ 248, ये 350, ये 250 के आसपास, मतलब 100 केल्विन का डिफरेंस आ गया। और इनकी अगर बात करते हैं प्रोपेन में, मॉलिकुलर वेट चलो इनका चलो भले ही 2 कम है, लेकिन उसको कम नहीं कहेंगे, लगभग आसपास है, 231 हो जाता है, इनसे भी कम हो जाता है। तो ऐसा आपने देखा, इसका मतलब अल्कोहल फिर ईथर फिर एल्केन आ जाता है। तो वैसे जनरल ट्रेंड कभी हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे अल्कोहल फिर ईथर तब एल्केन आता है। लेकिन आप आगे जब ईथर में आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में ही, तो वहां पर एक एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा, 4 कार्बन का ईथर होगा, इथॉक्सी इथेन होगा, 4 कार्बन के अल्कोहल होगा और 5 कार्बन का एल्केन होगा, जिनके मॉलिकुलर वेट इसी की तरह से आसपास ही होंगे। लेकिन वहां पर ईथर वाले को कम बताया गया है और एल्केन वाले को ज्यादा बताया गया, बस 2 केल्विन का ही उसमें चेंजेस है, 2-3 केल्विन का। तो आएगा तो वहां पर बताऊंगा, नहीं तो जनरली हमेशा आप बताओगे अगर हमें हाइड्रोकार्बन और ईथर में सेलेक्ट करना, हम ईथर को ज्यादा करते हैं, इसको कम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर आपके एनसीईआरटी के उसमें डाटा लिखा गया, अगर वो बाई चांस आता है तब वहां पर उसका ऑर्डर लगाएंगे, वहां पर एल्केन ज्यादा था, ये कम था। अभी के लिए वो अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो दिल आप कंफ्यूज हो। मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर ये याद रखना, अल्कोहल ईथर तब हाइड्रोकार्बन। फिर आगे यहाँ पर आपको बताता है अल्कोहल क्यों इतना ज़्यादा रख लेता है, देख रहे बहुत ज़्यादा रख रहा है। पता है कि द हाई बॉइलिंग ऑफ द अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है ना तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ना तो हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अल्कोहल का। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फिर आपको यहाँ पर कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। और सॉल्युबिलिटी में आपको यहाँ पर कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल ऐसा कह रहे हैं। ये लोग अल्कोहल और फिनॉल वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं, उसका रीजन ये है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले जाते हैं। फिर कहा गया आपको यहाँ पर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। कह रहे हैं कि इस बात का भी ध्यान रहे, अगर हम वहां पर आर ग्रुप, एल्काइल एराइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाते हैं तो वहां पर सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। कह रहे हैं कि सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मासेस अल्कोहल आर मिसबिल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। कहा गया कि अगर वहां पर छोटे अल्कोहल्स हैं हमारे, बड़ी अच्छे से घुल जाते हैं, जैसे इथेनॉल मेथेनॉल, ये सब क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से वहां पर पूरे अल्कोहल में घुल जाते हैं। लेकिन हायर कार्बन के अगर अल्कोहल की तरफ जाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम मिलेगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2OH है, ठीक है, ये अल्कोहल का, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो वाटर मॉलिक्यूल जा करके एक इसके H के साथ ऑक्सीजन के साथ ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाया जाता है इनके पास। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, अब नंबर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको कहता है कि जो हमारा अल्कोहल है ना, वर्सेटाइल कंपाउंड है। क्या बोलता है, वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल का मतलब यहां पर जो लिया गया है इसके डुअल नेचर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्कोहल हमारा अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रोफाइल बन करके रिएक्शंस कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। निक्लोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों बन सकता है, ठीक है, निक्लोफाइल भी बन सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है। तो यहां पर बताया गया कि अल्कोहल के लिए सबसे पहले आपको यहां पर बताता है कि ये वर्सेटाइल कंपाउंड हो जाता है। अल्कोहल की अगर बात करते हैं, अल्कोहल्स की, ये वर्सेटाइल कंपाउंड मतलब आप बताओगे यहां पर क्या हो जाता है, ठीक है, एक्ट एज
न्यूक्लियोफाइल। याद रखना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक अल्कोहल है ROH। याद रखना जब उसका मन होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शंस करने का, ये पूरी रिएक्शन एक एक करके देखेंगे, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना होगा उसको, तो वो क्या कर जाता है आपको बताया, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और दूसरा आपको यहाँ पर कहता है एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और जब वो इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना होगा तो ये क्या करेगा आपको बताइए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये कोई अल्कोहल है, तो कह रहे जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना होगा तो वो क्या कर जाएगा, अपने कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके वहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो याद रखना ये दो तरीके से काम कर सकता है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा तरीका होगा जहां पर वो अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके, जिसको मैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रोल प्ले करेगा। और एक दूसरा होगा जहां पर अपने कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि अल्कोहल है तो कार्बन से जुड़ा हुआ H है और H से जुड़ा कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटा तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हम जब इसकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो पहले वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पर इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके होते हैं रिएक्शंस, फिर एक पढ़ेंगे जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके रिएक्शंस होती है। एक एक करके इसको देखते हैं, लेकिन पहले इनके बारे में क्या लिखता है ये देखते हैं यहाँ पर, फिर आते हैं। जितना मैंने आपको बताया उतना आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस अभी नहीं, अभी केमिकल रिएक्शन से सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर ही लेंगे वहां पर। बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। कह रहे हैं कि अल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड। इसका मतलब दे रिएक्ट बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब OH की बीच का बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बताया कि अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो बताओगे यहाँ पर कैसे रिएक्शन हो, उसमें ज्यादा मत सोचो। बताओगे यहाँ पर अगर देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है, O और H के बीच का बॉन्ड है और फाइनली आप देखेंगे O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया। तो बस इतना आपको याद रखना, ये रिएक्शन तुम आगे पढ़ेंगे। O और H के बीच का अगर बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरह काम कर रहा है। फाइनली पहले OH के बीच का बॉन्ड था, अभी भी यहाँ पर बचा हुआ, लेकिन फाइनली उसको अंत में तोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर वो किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करता है, इस रिएक्शन से बैनर करता है। यहाँ पर बताया गया कि वैसे आप देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन का हम प्रोटोनेशन करते हैं, यहाँ पर एक H+ चला जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जब प्लस चार्ज आता है तो देर से भी इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, माइनस और प्लस। जब माइनस प्लस होगा तो इसको देख करके कोई भी हमारे पास माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब किसकी तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये दो तरीके होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर रिएक्शन पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख करके दिखाया, कौन सा बॉन्ड टूटा तो क्या करेगा, बस उतना आपको ध्यान देना बस। बेस्ड ऑन द क्लीवेज OH and CO bond, the reactions of alcohol and phenol may be derived into two groups। इसको हम दो ग्रुप में इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप ऐसा होगा जहां पर देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फिर एक जहां हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और इसको मैं पहले आपको बोर्ड पे यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या है, उसके बाद फिर वापस आकर के इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कहता है यहाँ पर नंबर 1 रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक, और इसके अंदर भी जो पहली रिएक्शन से हमारी मुलाकात होगी वो हो जाता फर्स्ट, और इसमें कहता है एसिडिटी, मतलब फिर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर की बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर की बात आती है।
तो बताइए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की बात आती है, तो होगा क्या, अल्कोहल और फिनॉल दावा कर रहे हैं कि मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर है। जैसे अगर आपको याद हो कि कभी एल्काइन भी दावा कर रहा था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एल्काइन भी दावा कर रहा था मेरे पास भी एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी के दावा करने से हम नहीं मान लेंगे उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, हम प्रूफ मांगते हैं, ठीक है, हमें वो प्रूफ चाहिए कि वो एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है अपना प्रूफ दो। तो प्रूफ देने के लिए हम क्या करते हैं बताएं, हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हो जाए, सोडियम पोटेशियम हो जाए या फिर एल्युमिनियम भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको कहीं से भी थोड़ा सा भी एसिडिक एच की गुंजाइश दिखी, ठीक है, वहाँ से एच को निकाल देते हैं। तो इसलिए बताया कि हम इनके रिएक्टिव मेटल से रिएक्शंस कराएंगे और रिएक्टिव मेटल से रिएक्शंस करके अगर इनसे एच इनका हट जाता है तो हम मान लेंगे हाँ सच में इनके पास एसिडिक कैरेक्टर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो लेकिन है। तो वही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर जब देखते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर कोई अल्कोहल उठा लिया ROH, ठीक है ये, और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से करा दी, ऐसे मान लेते हैं सोडियम मेटल से, और सोडियम मेटल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उसको थोड़ा सा भी गुंजाइश होता है एच को हटा देता है। और सच में जब इससे रिएक्शंस कराया गया तो आपको पता है क्या हुआ, यहाँ पर RONA बन गया। सोडियम ने क्या किया, उसके एच को हटा करके यहाँ पर क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, सोडियम एल्कोक्साइड। और आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व होगी, क्या निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए बताया जाता है कि अगर सोडियम को हम डाल देते हैं यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होता है। फिर यहाँ पर आपको और एक और एग्जाम्पल्स आपको कहता है, अगर हम यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल यूज कर लेते, जैसे कोई भी उठा ले यहाँ पर एग्जाम्पल, एल्युमिनियम से रिएक्शंस कराते हैं, एल्युमिनियम भी रिएक्टिव मेटल्स है, जब इससे रिएक्शंस कराई गई एल्युमिनियम ने क्या किया, यहाँ पर टर्सरी एल्कोक्साइड ग्रुप बनाया है और यहाँ पर पता चला यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये सारे प्रूफ यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर आपको बता रही है कि हाँ सच में इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ से H का हटना सबके बस की बात नहीं, H तभी हटता है जब उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H। तो सोडियम से रिएक्शंस करके, एल्युमिनियम से रिएक्शंस करके इसने प्रूव कर दिया कि हाँ इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। फिर अब बारी आ जाती है किसकी, फिनॉल की। कहा गया तुम भी प्रूव करके दिखाओ। फिनॉल कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सांच को आंच क्या है कि नहीं। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से रिएक्शंस करो, कह रहे कि लाओ सोडियम मेटल को बुलाओ, रिएक्शन करके देखे हमसे। जब हमने देखा इनसे रिएक्शंस किया, फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से, तो आपको पता है क्या हुआ, सच में यहाँ से भी क्या हो जाता है, H हट जाता है, ONA हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी एक गैस निकली, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो रिएक्शंस करके सोडियम मेटल से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। ये तो हो गया, इन्होंने अपना प्रूफ दे दिया, इन्होंने अपना प्रूफ दे दिया, लेकिन यहीं पर एक प्रूफ की और ज़रूरत है। फिनॉल कह रहा है कि यही नहीं, ठीक है, अगर हमारे ऊपर शक किया जा रहा है तो मैं लग रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि इनसे ही नहीं, Na से नहीं, तुम NaOH से भी रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो Na देखो उनसे रिएक्शन कर जाएगा जिनके पास थोड़ी सी कम गुंजाइश होगी, मतलब बहुत ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा, उससे भी सोडियम मेटल रिएक्शन कर जाएगा। और NaOH की बात करते हैं जिनके पास तभी काम भर का एसिडिक कैरेक्टर होगा, तभी वो NaOH से रिएक्शन करते हैं। फिनॉल कहता है कि इनकी बात नहीं, तुम मेरी रिएक्शंस करा दो एक्वस NaOH से। किसे कह रहे हैं वहां पर कराने के लिए, कह रहे हैं कि NaOH से भी तो करा दो, NaOH से करा दो रिएक्शंस। और पता है जब NaOH से रिएक्शंस करता है तो इनसे रिएक्शंस करके ये माइनस प्लस ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे वाटर निकल जाएगा, इसका H इसका OH, और यहाँ पर Na जा करके फिर से सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ONA, और यहाँ पर इस बार हम NaOH यूज़ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। इसको कह देते हैं यहाँ पर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार हो जाता है। और यही काम कहा गया अल्कोहल से करने के लिए। अल्कोहल से कहा गया काम करो, तुम भी NaOH से रिएक्शन करके ये साबित कर दो कि हाँ तुम्हारे पास अच्छा खासा एसिडिक कैरेक्टर, ये नहीं हो पाता। वाटर से कहा गया कि तुम एक काम करो, तुम भी यहाँ पर NaOH से रिएक्शन कर लो, तो ये भी नहीं कर पाता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना NaOH, इससे नहीं होगा। तो इससे एक बात साफ साफ जाहिर होती है, पहले तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ने सोडियम मेटल से रिएक्शंस किया,
या फिर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करके साबित किया कि दोनों के पास सच में एसिडिक कैरेक्टर है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि फिनॉल ने कहा कि अभी यही नहीं और आगे बढ़ो, कह रहे हैं कि इनसे क्या तुम NaOH लाओ, उससे भी रिएक्शन कर जाएंगे। और फिनॉल NaOH से भी रिएक्शन करके वहां पर आप देख रहे हैं रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड्स बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे साबित हो रहा है ये बेस है और ये एसिड बन करके उसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं एसिड बेस रिएक्शंस कर रहा है। तो अल्कोहल को भी कहा गया, वाटर को कहा गया कि क्या तुम में से कोई है जो NaOH से रिएक्शन कर सकता है, दोनों यहाँ पर पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि फिनॉल के पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अल्कोहल और वाटर से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। ना समझ में? तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसमें काफी चीजें हम लोग को ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके बुक में 2-2.5 पेज में लिखता है, तो सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे तब जाकर के वहां पर रीड करते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसको मिटाए फिर से, क्योंकि अभी और भी लिखना है हम लोग को यहाँ पर। ये हो जाता है। फिनॉल के पास डाउट नहीं, आप बताओगे कि उसके पास एसिडिक कैरेक्टर सच में अच्छा खासा होता है तो वीक एसिड ये सब, लेकिन तब भी वहां पर काम भर का एसिडिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्कोहल के ऊपर, तो अगर हम मान लेते हैं अल्कोहल हमें दिया गया है, हमारे पास कई अल्कोहल है, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने की बात की जा रही है। मान लेते हैं हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH है, ठीक है। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है RrCHOH है। हमारे पास टर्शरी अल्कोहल भी उपस्थित है, ये रहा ना। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है, इनका ऑर्डर हमसे पूछा था, तो याद रखना कि यहां पर ये बॉन्ड अगर टूटा तो यहां पर माइनस आएगा ऐसे। और मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें देखना होता है पहले स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर H+ को तोड़ दिया जाए, जो एनायन आएगा वो स्टेबल कहां पर ज्यादा होगा। और आपको पता होना चाहिए एल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, +I ग्रुप होते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये सब के सब कहीं न कहीं जब स्टेबिलिटी की बात आती है, इन सब की बात आती है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ऐसे। और हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ठीक है, वो -I ग्रुप के डायरेक्टली, जबकि +I ग्रुप की क्या हो जाता है, इनवर्सली। जो माइनस वाले होते हैं उनसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्लस वाले से घटती है। तो ये एक प्लस वाला ये भी घटाएगा, ये भी घटाएंगे, वो भी घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये अकेले घटा रहा है, ठीक है, एक R ग्रुप ही घटा रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अगर सब जहाँ घट रही है, ऐसा नहीं सब जगह घट रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम घटेगा, इसलिए इन तीनों में आगे आएंगे। उसके बाद ये, और ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, आपके बुक में यहाँ पर समझाता है, आप भी समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों हो जाता है। देखो होता क्या है, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का काम ही होता है, ये +I हैं, ये जिससे जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को उसी की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, जब इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट होने लगता है। अब होगा क्या, अब बताओगे यहाँ पर अल्कोहल के केस में, ठीक है, अब बताओगे अल्कोहल के केस में जो R ग्रुप है, R ग्रुप या फिर जिसको कहते हैं +I, ये क्या कर जाता है, +I ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O एटम। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर जाता है, बढ़ा देता है। देखो होता क्या है, ऑक्सीजन का काम होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, ठीक है, इसका खींचता, और ये जितना इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता उतना आसानी से H+ यहाँ से टूट करके निकलता, और जितनी आसानी से टूट करके निकलता उतना अच्छा इसके पास एसिडिक कैरेक्टर आता। लेकिन क्या हुआ बताओ, यहाँ पर जो हमारा R ग्रुप है वो कह रहा है कि भाई एक काम करो, तुम उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इतना मत खींचो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन ही चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। तो R ग्रुप क्या कर जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ा देता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इनके ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी, ये सारी स्टेटमेंट लिखा गया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करता है, लेकिन R ग्रुप कह रहे हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींचेगा। जब ज़्यादा नहीं खींचेगा तो ये H आसानी से टूटेगा नहीं। H तभी टूटेगा जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पोलैरिटी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया जाए। तो जितना ज़्यादा इसके ऊपर पोलैरिटी आएगी, जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतनी आसानी से H+ रिलीज होगा।
तो यहाँ पर R ग्रुप की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पा रहा है, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, तो जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर कभी स्टेटमेंट में बोले तो ये लाइन पूरी कड़ी आपको जरूर याद होनी चाहिए कि जो R ग्रुप का मतलब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, प्लस I ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान देना, ना समझ में। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको बताता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं हम लोग को यहाँ पर देखना। कह रहे अल्कोहल, मानते हैं अल्कोहल, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, ROH है ना, ये देखो इसके पास क्या हो जाता है कि अगर देखा जाए, मानते हैं यहाँ पर एसिडिक एसिड की बात हो रही है, लेकिन एसिड से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर इसके पास क्या है पता है, बेसिक वाला। क्यों? अगर कभी इसको एक अच्छा एसिड मिल जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो क्या कर जाता है, उसका H खुद को वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, उसके H को खुद से एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर क्या कर जाता है, उसके पास लोन पेयर है ना, अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके H+ को क्या कर जाता है, जोड़ लेता है। ये एक बेस की तरह भी काम करने लगता है, बेस की तरह। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे, यहाँ पर ROHS। इससे ये साबित होता है इसके पास कौन सा कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर भी पाया जा रहा है अच्छा खासा, ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि आपकी बुक में एक बात बताता है, आपको पता है अगर कोई एसिड में बेचारा वीक है तो बेस भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब एसिड में जितना ज़्यादा कमजोर होगा, बेस में उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, अल्कोहल क्या हो जाता है, वाटर से कम एसिडिक होता है, लेकिन अल्कोहल का अगर एक H हटा दो, हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जितने भी आपको ऑर्गेनिक में जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था, मैंने पूरा ऑर्डर बताया था, फॉर्मिंग एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ले करके आपको पूरा ऑर्डर बताया था। उसमें अल्कोहल वाटर के बाद नंबर आता था। तो इसीलिए एसिड में कमजोर है तो, लेकिन बेस में क्या हो जाता है, डोमिनेट करेगा। इसीलिए बताया गया कि आपको एक रिलेशन, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात आ जाए, हमारे पास एक अल्कोहल का ऑक्साइड है, या फिर सोडियम एल्कोक्साइड, या फिर इथॉक्साइड आप कह सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, या फिर इथॉक्साइड आयन भी कह सकते हैं, ऐसे सोडियम इथॉक्साइड। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो आपको पता है यहाँ पर NaOH से ज़्यादा हो जाती है, एक्वस NaOH से ज़्यादा हो जाता है। तो ये लाइन आपको ध्यान देना है कि सोडियम इथॉक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एक्वस NaOH से ज़्यादा। एक्वस NaOH स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आता है, तो इनसे ज़्यादा हो जाता है कौन, यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड। क्योंकि एसिड में थोड़ा सा कमजोर, क्या बहुत ज़्यादा कमजोर है, मतलब है कि सोडियम यहाँ पर रिएक्टिव मेटल ही इनसे H को हटा सकता है बस। लेकिन वही अगर बात करते हैं कि इनका हम बेस बना देते हैं, इसके H को हटा दिया, H को हटा देते तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाता है, उसका कॉन्जुगेट बेस। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ देखा गया NaOH से भी वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया। तो बताओ यहाँ पर क्या बताया, डिफरेंट डिग्री वाले अल्कोहल की एसिडिफिकेशन का ऑर्डर आपको बताया, फिर ये पुराना कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म वाला बताया, फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछेगा तो जिसको पता होगा वही कर सकता है वहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, क्या घट जाता है। मानते हैं कि प्लस आई ग्रुप है, घटाएगा, लेकिन इतना ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया तो क्या करोगे, तो आपको ये पूरी लाइन वहाँ पर देगा कि प्लस आई ग्रुप क्या कर जाता है, ऑक्सीजन की, अल्कोहलिक ऑक्सीजन की, हाइड्रोक्सिल वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की पोलैरिटी घट जाती है। पोलैरिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाता है। ठीक जी, चलो अब इसको हटाते हैं। और हमारा जो अल्कोहल है वो बेस की तरह भी अच्छा खासा काम करता है, यहाँ तक कि सोडियम इथॉक्साइड NaOH से भी ज़्यादा बेसिक हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें अल्कोहल और फिनॉल, वहाँ पर फिनॉल और अल्कोहल का देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास फिनॉल है, ये रहा फिनॉल, और हमारे पास अल्कोहल है। कह रहे हमेशा याद रहे अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अल्कोहल से। रीज़न, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की भी बात कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, ये मैंने आपको वहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बताया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। कह रहे अगर इसका H+ निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। याद रखना यहाँ पर बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, और इनका H+ निकलेगा तो यहाँ पर बन जाएगा RO-।
यही तो बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से एक H+ निकाला, यहाँ से एक H+ निकाला, तो ये बन जाता है एल्कोक्साइड आयन। इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, और ये हो जाता है एल्कोक्साइड आयन। देखो फिनॉक्साइड आयन आपको पता है किससे जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज वो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। और ये आपको पता है कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा तो कभी ऑर्थो पर, कभी पैरो पर, कभी यहाँ पर ऑर्थो पर, यहाँ पर ये रोटेट होगा, जिसकी वजह से इसका फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, आप बताओगे, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके पास आ जाए, यहाँ पर एक तो आर ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई है, कह रहे तो माइनस चार्ज रखो, ये लो थोड़ा सा मुझसे और ले लो, क्योंकि प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तो इसका माइनस चार्ज कहीं पर घूमने के लिए नहीं जा रहा है, यहीं पर रुका हुआ है, और ऊपर से बगल में बैठा हुआ आर ग्रुप इसको और ज्यादा माइनस चार्ज दे रहा है। और मैंने आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कहीं पर चार्ज बढ़ने लगेगा तो एनर्जी बढ़ने लगेगी, रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, आपका अनस्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं, लेस स्टेबल। ठीक है, क्योंकि एक तो ये यहीं पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर केवल ऑक्सीजन के ऊपर रुका हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन से चल के कार्बन पे आ रहा है, वो भी रेजोनेंस करता जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और अच्छी लाइन आपको बताता है, वो भी ध्यान देना, क्योंकि ये तो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था। अब आते हैं वापस, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है उसको भी समझता है। कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर इस बात का अगर आप ध्यान दें, तो फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है, कहा गया। तो याद रखना, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो आप बताओगे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज ऑफ S करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जब इसका ज्यादा होगा तो उसकी वजह से याद रखना, जब परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा होगा तो मैंने आपको हमेशा बताया है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हमेशा ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इससे देखना, जब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर जाता है, घटाने लगेगा। आप ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन O एटम, कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, घटने लगती है। और जब ये क्या कर रहा है, आपको पता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का फायदा उठा करके ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचा तब ये भी यहाँ पर क्या करेगा, भाई जब मेरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो जब ये बेंजीन रिंग यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ करके ये बेंजीन रिंग क्या हो जाता है, कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन विद डबिंग ग्रुप का काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर बड़ी आसानी से रिलीज होगा। इसलिए बताया गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस। और आप बताओगे उसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या खींचातानी इस बॉन्ड पे होगा उतनी आसानी से H+ यहाँ से रिलीज होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो H+ रिलीज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचेगा और H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। ये सारी लाइनें जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो आपको ध्यान देना। सबसे पहले एल्कोहल और फिनॉल के पास एसिडिक करेक्टर होता है, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम ने H को हटा करके साबित किया। फिनॉल के पास जो एसिडिक करेक्टर है वो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा होता है, उसके कई सारे प्रूफ्स आपको देखने को मिलते हैं। Na से भी रिएक्शन कर जाता है फिनॉल, जबकि अल्कोहल और वाटर नहीं करता। फिर मैंने आपको बताया कि फिनॉल का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका एनायन बनता है H+ रिलीज करने के बाद वो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जबकि यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन कोई भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, बल्कि वो पहले से कम स्टेबल होने लगता है। फिर आपको यहाँ पर बताया फिनॉल के केस में आप हमेशा याद रखना कि फिनॉल में अगर ऐसे लाइन लिखता है आपके बुक में, जैसे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कौन कर रहा है, ये फिनॉल कर रहा है। ठीक, OH की बात नहीं कर रहा, फिनॉल तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब खींचा तो यहाँ पर आसानी से क्या हो जाता है, H+ रिलीज होगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसकी बात की जा रही है। ऐसे पूरी कड़ी आप जोड़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। चलो अब इसको हटाता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया उसको रीड करता हूँ।
तो रिएक्शन यहाँ से देखनी थी हमें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो कहा गया कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर की बात की जा रही है। और बताया गया कि यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन मेटल से कराएं तो एसिडिक कैरेक्टर की बात आ रही है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। कहा गया एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल जैसे कि कौन हो जाते हैं, सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, यहाँ तक कि एल्युमिनियम हो जाए, टू यील्ड करेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड, अगर एल्कोहल है, फिनॉल है तो फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक एल्कोहल लिया, सोडियम से रिएक्शंस किया, इसके H को हटा कर खुद सोडियम यहाँ पर जुड़ गया और बना लेता है सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल था, एल्युमिनियम रिएक्शन कर जाता है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड्स बना देता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। ये सारे प्रूफ्स वहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिनॉल, सोडियम से रिएक्शंस कर रहा है, यहाँ पर बना लेगा का सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस। तो फिनॉल के साथ भी आप देख रहे हैं रिएक्शंस कर रहे हैं लोग, तो उसके पास भी एसिडिक कैरेक्टर है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या, इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद, कह रहे हैं इनके अलावा फिनॉल कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से भी रिएक्शंस कर जाऊंगा टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। कह रहे अगर ये अल्कोहल और वाटर करके दिखाएं तो जाने, वो बेचारे तो कर नहीं पाते। अब बताओ कि NaOH रिएक्शंस किया, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये हटा, और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड और क्या निकल रहा है, वाटर, ऐसा कुछ होता है। फिर कह रहे द एबव रिएक्शन शोज दैट एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, और ऊपर की ये दोनों रिएक्शंस प्रूफ दे रहे हैं कि एल्कोहल और फिनॉल हमारे क्या हो जाते हैं, एसिडिक होते हैं। इन फैक्ट एल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, कह रहे हैं कि यहाँ तक एल्कोहल और फिनॉल दोनों क्या हो जाते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब वो एसिड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो उसके क्या कर जाते हैं, वहां पर अपना H+ दे देते हैं। तो ये बताया कि एबव रिएक्शन सो दैट फिनॉल एंड एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, इन फैक्ट एल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे आपको पता है सोडियम मेटल वगैरह क्या जो इससे रिएक्शन करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारा एल्कोहल ही है, अगर वहां पर क्या हो जाए कोई स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे नॉर्मल बेस से नहीं, पता चला कि कोई बेस बनने आया उससे अच्छा बेस ये खुद है, तो उसको थोड़ी नहीं देंगे, मतलब जो इनसे भी अच्छा बेस होगा। तो आप बताओगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा एल्कोहल बेस की तरह भी काम करता है, जो इनसे भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहाँ पर ये एसिड बन जाएंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपना H+ दे करके ये साबित करेंगे कि हाँ, और क्या बना लेंगे वहाँ पर सोडियम कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, और यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये जो जिसने H को पकड़ा वो क्या हो जाएगा, बेस H को पकड़ के क्या बना लेता है, कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है, और एसिड H को निकाल करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है। फिर अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। O और H के बीच में जो थोड़ी बहुत पोलरिटी देखने को मिलती है उसी की वजह से होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप हो जाता है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरी लाइन जो मैंने आपको बताया, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर, ऑन ऑक्सीजन, और इसकी वजह से टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी, कहाँ पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की पोलरिटी घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दिस डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, और जिसकी वजह से वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एल्कोहल पे घटने लगती है। तो वहां पर आपको ये बताया गया, सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताया था, तो वो जरूर ध्यान देना। ये सब स्टेटमेंट आएगा तो यहाँ पर एक R ग्रुप लगा है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। अब देख रहे हैं ये, और यहाँ पर लेस देन मतलब बहुत ही कम हो जाता है टर्शरी वाला। कभी आपसे ऐसा बोला जाए तो आप सही से कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना, ऐसा नहीं कि टर्सरी वाले को सबसे ज्यादा कर दिया। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे कम, बहुत कम कौन हो जाता है, टर्सरी। ये सब थ्योरी वाले पोर्शन है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, बताते हैं। एल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिड, कह रहे बेचारा वीक एसिड है, देन वाटर, वाटर से भी कमजोर एसिड निकलता है, कौन, आपका एल्कोहल। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाई रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एन एल्कोक्साइड, और ये सारी चीजें वहां पर प्रूफ देता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे एल्कोक्साइड है, मतलब एल्कोहल का हम बेस उठाते हैं और एसिड को लेते चलते हैं वाटर को, तो वाटर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको H+ दे रहा है। याद रखना, जो कमजोर एसिड होता है
जो कमजोर एसिड होता है उसी का ही एनायन, ठीक है, वो क्या कर जाता है, अपने से ज्यादा एसिड से H+ को ले सकता है। ये कमजोर थे तभी तो इससे H+ आज लेने की इनकी नौबत आई। ये कौन थे, अब बताओ कि अल्कोहल का एनायन है, अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन। तो ये वाटर से जाते हैं तो वाटर का H+ पकड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनके पास इनसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पाई जा रही है। तो H+ को लेकर के आप देख रहे हैं यहाँ पर, तब जाकर के अल्कोहल बना रहे, कॉन्जुगेट एसिड्स बना रहे, और यहाँ पर ये H+ निकाल करके वाटर क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। इससे ये भी साबित होता है कि वाटर के पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इनसे, क्योंकि अगर ये ज्यादा एसिडिक होते हैं ना, भले इनका एनायन लेते हैं, ये इससे H+ पकड़ते ही ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना। पता है क्या, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है वाटर एक अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड। किसकी तुलना में, ये भी याद रखने से नहीं कि आप वाटर को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने लगे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर, लेकिन किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आल्सो इन द अबव रिएक्शन वी कैन नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। कह रहे कि अब इससे एक चीज और हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्कोहल, आल्सो इन द अबव रिएक्शंस वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, विच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस। किसके तुलना में, कह रहे कि सोडियम इथोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन किसकी तुलना में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए वहां पर, बस यहाँ पर रीड करवा रहा हूँ। कह रहे इस रिएक्शन से ये साबित होता है, अगर यहां पर इसकी रिएक्शन इससे कराया तो एक अल्कोहल बना और कॉन्जुगेट बेस बना है OH-, तो कह रहा है कि इनसे H+ निकल करके इनके पास आया, ठीक है, और इनसे निकल कर इनके पास आया। आपको पता है अगर यहां पर मान लेते, पहले OH मान लेते, मतलब इस OH के पास H था, वो निकल करके यहां पर आया, इसका मतलब इसके पास पावर थी इसके H को खींचने की। अगर इस OH ग्रुप के पास, ऐसे समझना जो अभी आपको, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास अगर पावर होती अच्छी H+ को पकड़ने की, तो ये थोड़ी ना इसको अपने H+ को निकाल के देता, क्योंकि पकड़ा होता तो ये इसी रूप में होता, लेकिन उसको किसने छीन लिया, बेस ने, RO-। तो आप बताओ इससे साबित होता है एल्कोक्साइड आयन एक अच्छा बेस होता है किसकी तुलना में, OH- की तुलना में। और एक बात यहीं से और एक तुलना होती है कि ये अच्छे एसिड हैं इनकी तुलना में, तो ये वही आपको यहां पर बताया गया था। एल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऑन ऑक्सीजन विच मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। कह रहे अल्कोहल को अगर एक H+ मिलता है तो नो डाउट उस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपना प्रोटोनेशंस करा लेता है। प्रोटोनेशंस कराने के लिए क्यों, क्योंकि आपको पता है जो अल्कोहल का OH है उसके पास 2 तो बॉन्ड है, और साथ ही साथ उस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे हुए। अगर उनको कोई H+ मिला या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज मिलता है उसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो इसलिए अगर कोई H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम तुरंत के तुरंत कहेंगे भाई इसका मतलब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर। चलो अब आते हैं यहाँ पर अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पे चर्चा हो गया, अब आते हैं फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पे। सारी बातें एक्सप्लेन किया गया है वहां पर, इसलिए आप उसको समझे होंगे अच्छे से। यहाँ पर सारी लाइनें आपको समझ में है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कह रहे द फिनॉल रिएक्शंस, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स, एग्जाम्पल जैसे सोडियम या फिर एल्यूमिनियम से रिएक्शंस किया था, एंड सोडियम फिनॉक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक कैरेक्टर। वो तो साबित कर दिया भाई कि वो भी सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को इवॉल्व किया था और सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था। लेकिन अब आगे और क्या बताना चाहता हूं, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू, किससे जुड़ा हुआ है, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन, बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप बनता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसकी वजह से ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल्स as depicted in the resonance structures cause the oxygen of OH group to be positive। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इसका माइनस चार्ज यहाँ पर, ये लोन पेयर को रिंग में भेज रहा है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे जा रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजने, ऐसा लग रहा है कि बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे और आपको क्या बताता है यहाँ पर, इस बात का भी ध्यान रहे। द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, किससे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स इंडिकेट द फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। मैंने कहा NaOH से ना तो अल्कोहल रिएक्शंस किया ना वाटर रिएक्शंस किया,
तो कौन किया था? फिनॉल। तो इससे साबित होता है इनकी स्टिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा? अल्कोहल और वाटर से ज़्यादा। फिर कहता है लेट अस एग्जामिन हाउ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to an aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to alkoxide। वही कह रहे हैं OH ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और अगर वही अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम समझ सकते हैं? यहां पर देखो अगर यहां पर अल्कोहल और फिनॉल की ही बात कर रहे हैं, यहां पर इसका H+ टूटेगा तो एल्कोक्साइड है, यहां पर इसका H+ टूटेगा तो फिनॉक्साइड है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें आ रही। ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी OH टू हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ फिनॉल टू विच OH इज अटैच्ड। कह रहे कि इनकी बात करें इस कार्बन की, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिससे OH ग्रुप जाकर के जुड़ा हुआ है। कह रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस किसकी? ऑन ऑक्सीजन। कह रहे ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। कह रहे O और H के बीच की पोलैरिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल देन दैट ऑफ द अल्कोहल, जिसकी वजह से यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटेगा और आप देख रहे हैं ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कि नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड्स आयंस। अब कह रहे हैं अब चलो ठीक है, ये टूटना, यहाँ पर टूटने के लिए सपोर्ट किया गया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचा जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा है, टूट गया। अब चलो मान लेते हैं इनका भी आयन बना, एनायन इनका भी बन जाता है। अब इनको देखते हैं। कह रहे हैं एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे ही लोकलाइज्ड है। वाइल इन फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन पे द चार्ज इज लोकलाइज्ड, द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। और बताया गया डीलोकलाइज्ड का मतलब यहाँ पर द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया गया है। ये रहा डीलोकलाइजेशन आपको बताया जा रहा है। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल देन। कह रहे फिनॉक्साइड आयन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल एंड फेवर द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल। फिर एक लाइन यहाँ पर बोलता है, ये हर किसी को ध्यान देना क्योंकि ऐसे लिख करके निकल जाता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे और एक पॉइंट पूछेगा तो दिक्कत हो जाती है। ऑल्दो देयर इज आल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन इन फिनॉल। फिनॉल में भी चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसका? अगर फिनॉक्साइड आयन में होता है। इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव अ चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन हर कोई बाहर निकाल कर लिखेगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास याद रखना ये है फिनॉक्साइड आयन, O- है, ये फिनॉक्साइड आयन है, और हमारे पास फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया। तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाए फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आपको ये न्यूट्रल दिख रहा है अलग बात है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये क्या हो जाता है, ये जा करके यहाँ पर देख रहे, जब ये अपना नेगेटिव चार्ज इस पर भेज दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पर ऑर्थो पर, पैरा पर और ये मेटा पर जा रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है नहीं, ठीक है, बाद में ये माइनस चार्ज यहाँ पर आया तो अलग बात। लेकिन फिनॉल में अगर आप देखें तो वहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर एक परमानेंट चार्ज बना रहेगा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव चार्ज घूमेगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन का नहीं कि केवल एक ही चार्ज दिख रहा है, वो कौन सा? नेगेटिव। वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन करने के चांसेस उनके ज़्यादा दिखते हैं। तो इसीलिए याद रखना, एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ कि अगर हमसे कभी ऐसा पूछा जाए हमारे पास एक फिनॉक्साइड आयन है और एक फिनॉल है, ये बताओ दोनों में से ज़्यादा जो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फिनॉक्साइड आयन। फिर ऐसा क्यों हो जाता है तब बताओगे, क्योंकि भाई फिनॉल में ना यहाँ पर चार्ज सेपरेशन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? चार्ज सेपरेशन। कैसे? अभी मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से पीछे लेके चल के आपको दिखाता हूँ। चार्ज सेपरेशन देखेंगे आप, जब इसका रेजोनेंस होगा यहाँ पर प्लस आएगा, कभी यहाँ माइनस, कभी यहाँ माइनस, कभी यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चार्ज आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ पर आप एक माइनस चार्ज बना हुआ है, वही माइनस चार्ज यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्लस यहाँ पर बना, यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो बताओगे फिनॉल में चार्ज सेपरेशन होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू किससे? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है जिसको नोट करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर।
जैसे अब देखो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ फिनॉल का। आप देखें यहाँ पर ये रहा फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान दें, ये फिनॉल का, वो फिनॉक्साइड आयन का था। यहाँ पर 4 सेपरेशन पाया जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों चार्ज पाया जा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में मैंने कहा था केवल और केवल नेगेटिव चार्ज होगा, पहले वाले स्ट्रक्चर में तो ऑक्सीजन में, फिर वहां से ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। जबकि फिनॉल का आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी में आपको फर्क देखने को मिलता है। इसलिए वो लाइन आपको वहां पर बोला है, तो जरूर आपको ध्यान देना वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बताया था, ठीक है, कहा था कि although there is a also charge delocalization in phenol, its resonance structure have charge separations। कहाँ पर चार्ज सेपरेशन, फिनॉल की बात कर रहा है, ड्यू टू विच द फिनॉल, जिसकी वजह से फिनॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, इनकी तुलना में। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं, न्यूट्रल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर, तो ऐसा दिख रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, बताया गया इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप हो जाए, इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं फिनॉल, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर फिनॉल है वहां पर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना, पूरा मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है, ठीक है। ये डायरेक्टली हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस M के, माइनस I और माइनस M के डायरेक्टली, और प्लस I प्लस M के क्या हो जाता है, इनवर्सली, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक NO2 ग्रुप अगर आप जोड़ देते हो फिनॉल से, इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ये और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब NO2 ग्रुप को आप ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा दो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर कौन सा इफेक्ट इसका प्योरली लगेगा, वहां पर माइनस M इफेक्ट, और मेटा पे लगाएंगे तो केवल माइनस I लगेगा। कहा गया इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव delocalization of negative charge in phenoxide ion when substituted is at ortho para positions। कह रहे हैं जब फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, क्योंकि वो आसानी से H+ को रिलीज करेगा, H+ जो रिलीज होगा उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन होगा उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा, अब बताओ कि यहाँ पर ये -M वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होगा। तो ऑन द अदर हैंड वही अगर हम उसके उल्टे वाले लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसकी बात कर रहे हैं, +M + I की, सच एल्काइल ग्रुप हो जाए, in general do not favor the formation of phenoxide ion। ये फिनॉक्साइड आयन बनाने को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फिनॉक्साइड आयन बना वहां पर माइनस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज को स्टेबल नहीं करते हैं। इन एसिडिक स्ट्रेंथ क्रिसोल फॉर एग्जांपल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, ये आपको यहाँ पर ऐसा बताया गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी अच्छे से बताई थी, कुछ बातें यहाँ पर थी जो यहाँ की इनकी खुद की लाइनें थी, उसी को हमने वहां पर ज्यादा फोकस किया। चलो अब यहाँ पर एक टेबल है, कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम देखते हैं ना ज़्यादातर, तो मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में, यहाँ पर एक बार फिर से ऐसे बता देता हूँ। हमेशा से आपको ऐसा बताया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, लेकिन वही इनवर्सली हो जाएगा किसके, pKa वैल्यू के। इसका मतलब क्या, अगर Ka की वैल्यू हमें दी जाए, कई एसिड का पूछा जाए बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, जिसके Ka की वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक ज़्यादा, लेकिन अगर वो ना दे करके ज्यादातर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कराता है सुविधाजनक तरीका ये होता है उसके pKa की वैल्यू देता है, और pKa के एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इनवर्सली। जिसके pKa की वैल्यू कम होगी, अब बताओगे उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, और जिसके pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊँ कुछ। हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है और फिनॉल है। ये चार लोगों को आप कंपेरिजन, ये सबके इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रोफिनॉल्स और फिनॉल्स है। तो मैंने कहा था नियम के हिसाब से अगर चलते, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा था उस हिसाब से लगता है कि NO2 ग्रुप ऑर्थो पर लगा है, इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आपको बताया था वहां पर फिनॉल ज्यादा हो जाता था, हम चाहते थे टॉप करेगा ऑर्थो वाला, लेकिन वो नहीं कर पाता था, पैरा वाला कर देता था। क्यों, क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनके डाटा से दिखेगा। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, प्योर फिनॉल है।
अगर पैरा वाले की बात करते हैं, इसके पीके की वैल्यू याद रखना, जिसके पीके वैल्यू जितनी कम उतना बड़ा एसिडिक होगा। ये चार की हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। पीके की वैल्यू सबसे कम किसकी है इन चारों में से? आप बताओ कि पैरा वाले का। इसका मतलब पैरा वाले का एसिडिक सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका नंबर आ जाता है थोड़ा सा ज्यादा? ऑर्थो वाले का। ठीक है, तो ये बड़ा होने का मतलब जैसे बड़ा होगा एसिडिक घटता जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा? मेटा का। और सबसे कम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होने का मतलब पीके ए की वैल्यू फिनॉल का इन चारों में सबसे बड़ा होने का मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है किसका? फिनॉल का। फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया ऑर्थोक्रिशोल, मेटा क्रिशोल, पैरा क्रिशोल। क्रिशोल का मतलब आपको पता है, ये अल्कोहल हो जाता है, यहाँ पर CH3। ये सब जब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में शुरू में पहले लेक्चर में देख रहे थे वहाँ पर मैंने बताया था। और यहाँ पर आ जाए मेटा क्रिशोल और यहाँ पर पैरा क्रिशोल। ठीक है, जब फिनॉल पे एक मिथाइल ग्रुप किसी कार्बन पे चढ़ जाए तो उसको हम क्रिशोल कहते हैं। ठीक है, ये इनके लिए, ये इनके लिए, इनके लिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाता है, ये +M इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर ये मेटा पोजीशन, और आपको याद है मेटा पे केवल I इफेक्ट काम करता है, इनके लिए तो +I काम चलता है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप ऐसा दिखाना चाहे वो पूरा वहाँ पर तो +I +M दोनों काम करता है। यहाँ पर +I +M दोनों काम करता है, लेकिन M ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो इस हिसाब से अगर आप बताओगे भाई सब घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेटा पे थोड़ा सा कम घटेगा क्योंकि यहाँ पर केवल अपने +I इंडक्टिव इफेक्ट के नेचर से ही घटा रहा है। इसलिए अगर इनके वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों के 1 2 3 देखिए लगभग आसपास वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 10.10 करने का मतलब मेटा पे थोड़ा सा कम वैल्यू है इन सबसे अगर कंपैरिजन करें। इसका मतलब मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों में थोड़ा सा ज्यादा है। घट तो सब जगह आ रहा है, फिनॉल से कम है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल का कितना था? 10 था, ये 10 से ज्यादा है। और 10 से ज्यादा होने का मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कम है, इनकी ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, मतलब अगर देखा जाए ये पीके में छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। पीके में जितना छोटा होगा उतना बड़ा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेटा वाला ज्यादा इन तीनों में, उसके बाद इन दोनों का लगभग आसपास ही, चाहे ऑर्थो चाहे पैरा की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडक्टिव से ज्यादा मेसोमेरिक जो भी इफेक्ट लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक और आपको बताया गया इथेनॉल C2H5OH। इसके लिए आपको बता रहे इथेनॉल C2H5OH। और इसके लिए अगर इसकी वैल्यू बात करते हैं 15.6 या फिर लगभग आपको कह सकते हैं यहाँ पर 16। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर होगा, वहाँ पर इसके डाटा को 16 ही लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें फिनॉल, अभी चर्चा हो रही थी फिनॉल और इथेनॉल की बात करते हैं। फिनॉल के लिए पीके की वैल्यू केवल 10 है, जबकि इनका कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। और 16 होने का मतलब यहाँ पर एक लाइन आपको लिखता है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ पर फिनॉल का 10 और इथेनॉल का 16। तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखता है यहाँ पर, कह रहे फ्रॉम द अबव डाटा यू विल नोट दैट फिनॉल इज कितना टाइम? मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। कभी इस लाइन का यूज तो नहीं किया क्वेश्चन में, लेकिन कभी भी अगर वो क्वेश्चन बना रहे हैं एनसीईआरटी की बुक खोले हुए वहाँ पर निगाह पड़ेगी तो एक स्टेटमेंट वहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, इसमें से कितने सही कितने गलत हैं। तो यहाँ पर बताया कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मिलियन टाइम ज़्यादा होगी किससे? इथेनॉल से। इतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। तो ये फिनॉल है, ये हमारा क्या हो जाता है? इथेनॉल है। लगभग इसको 16 मान लेते हैं, ये 10 हो जाता है। तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको यहाँ पर इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे स्टेरिफिकेशंस है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।